बताया था कि जो टैंक होता है कंक्रीट का बना होता है, अराउंड 10 to 15 फीट डीप होता है, ठीक है। उसके बाद में एट वन साइड दे हैव द डक्ट थ्रू विच दे कैन फीड डंग एंड वाटर, यानी गोबर और पानी का मिक्सचर इधर से डाला जाता है। जब डाला जाता है तो इसके अंदर, क्योंकि डंग है ऑलरेडी उसमें मीथेनोजन बैक्टीरिया है, ये मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया था। तो वो मीथेनोजन बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया, पहले एरोबिक बैक्टीरिया इनके ऊपर काम करेंगे, फिर मीथेनोजन काम करेंगे, और फिर उससे लास्ट में जब एक्ट होगा तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी। जब ये रिलीज होगी तो एयर बबल के फॉर्म में रिलीज होगी, एयर बबल के फॉर्म में रिलीज होगी तो इट गेट कलेक्टेड इन द डोम। तो इसको कहा जाता है कलेक्टिंग डोम। ये कलेक्ट होता जाएगा, जैसे जैसे इसमें गैस फिल होती जाएगी, गैस लाइटर होती है बेटा, तो ये ऊपर उठता जाता है। तो जो फ्लोटिंग डोम होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। ऐसा नहीं है कि गुब्बारा बन के ऊपर चला जाएगा। लोहे का होता है बेटा, बहुत हैवी होता है और बहुत छोटा मोटा नहीं होता। कम से कम भी अगर आप डायमीटर ले लो, एक नॉर्मल जिनके घर में अगर 10 या 11 गाय भैंस का गोबर फीड करने का है या यूजुअली गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है, तो उसका डायमीटर कम से कम भी नहीं तो 5 से 7 फीट डायमीटर का, कम से कम बता रही हूँ, मैक्सिमम तो 10 फीट का भी हो सकता है, 10 फीट डायमीटर का, लेकिन मिनिमम 5 फीट डायमीटर का डोम होता है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 5 फीट का रहेगा। वो धीरे धीरे राइज होता है, जिसमें पता चल जाता है कि इसके अंदर गैस कलेक्ट हो गई है। एंड नाउ दिस गैस इज पास टू द आउटलेट, जहां पे भी जरूरत है कुकिंग पर्पस के लिए, तो ये आउटलेट के थ्रू इसको पास कर दिया जाता है इन ए कंट्रोल्ड मैनर। अब बात होती है कि जब डाइजेशन हो गया है, जो हमने कैटल डंग डाला था, तो वो लाइट हो जाता है बेटा। जब उसके अंदर कंप्लीट एरोबिक और एनारोबिक डाइजेशन हो जाता है तो वो लाइट हो जाता है। लाइट हो जाएगा तो वो यहाँ ऊपर उठने लग जाता है, ऊपर उठने लग जाता है तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब सिंपली एक चीज याद रखना, कईयों में ये यहाँ पे भी दिखा रखा है, या हम इसको बिल्कुल नीचे भी दिखा सकते हैं, नीचे यहाँ पे, यहाँ से ये इधर से एंट्री। तो बच्चे कई बार क्या कहते हैं कि मैम अगर हम यहाँ से फीड करेंगे तो ये तो स्लरी यहाँ से भी निकल जाएगी। तो बेटा वो नहीं निकलती। क्या रीजन है कि वो नहीं निकलती? जब हम यहाँ से फीड करवा रहे हैं, जैसे मैं इसमें बुक में आपको दिखा देती हूँ, अगर दिखता है तो, हमारी बुक में ये दे रखा है कि ये यहाँ से इधर जा रहा है बेटा, और जो आउटलेट टैंक है जिसमें स्लज है वो ऊपर की तरफ है। तो कई बार बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि मैम जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये यहाँ से भी तो बाहर निकल सकता है ना। तो बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम डंग और वाटर को फीड करवा रहे हैं तो उस टाइम में वो हैवी होता है, और हैवी चीज हरदम नीचे सेटल होती है, और फिर इसके अंदर चलता है एरोबिक डाइजेशन और उसके बाद एनारोबिक डाइजेशन। और जब एरोबिक और एनारोबिक डाइजेशन चलता है तो वो लाइट वेट का हो जाता है, यानी ऊपर झाग झाग जैसा आ जाता है। तो वो जब लाइट वेट का हो जाएगा तो वो ऊपर कलेक्ट होएगा। अब यहाँ से हम लगातार फीड कर रहे हैं तो वो नीचे सेटल होते जाएंगे और ये ऊपर वाला ऊपर उठता जाएगा। तो केवल इतने पोर्शन से वो ऊपर उठेगा एंड इट गेट कलेक्टेड इन द स्लज टैंक, और हम स्लज टैंक में से वो लगातार निकलता रहता है लिक्विड के फॉर्म में, उसको निकाल के और वी कैन पास इट इनटू द फील्ड, या फिर कहीं पे भी कलेक्शन के लिए, जहाँ पे भी उसको ड्राई करना हो तो वहाँ कलेक्शन के लिए हम कलेक्ट करते जाते हैं। और इसके अंदर बेटा इकट्ठी हो जाती है बायोगैस, गैस होल्डर होता है जिसको हम पास कर सकते हैं wherever it is required। तो एक बार जब स्टार्ट हो जाता है बेटा, शुरुआत में जब डालते हैं तो इनिशियली इट टेक्स 15 to 20 days टू फॉर्म द बायोगैस। 10 से 15 से 20 दिन लगते हैं शुरुआत में बायोगैस बनने के। उसके बाद में कंटिन्यूअसली डेली आप फीड करते रहो,
डेली वो गैस बनती रहेगी, डेली यू कैन यूटिलाइज इट, यानी मोर देन जितना आपको यूटिलाइजेशन है उससे ज्यादा गैस बनती जाती है. So by this method we are getting 2-3 advantages. One is the biogas, which is the clean source of energy. Second, we are obtaining the slurry, or slurry is used as a manure. And third thing is that कि जो इसकी जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो बर्निंग एफिशिएंसी होती है जिसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, वो हाई होती है एज कंपैरिजन टू डंग केक्स. उपलों के कंपैरिजन में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो ये हो जाता है बेटा बायोगैस प्लांट विच इज यूज्ड इन द विलेजेस फॉर getting the clean fuel and for getting the you can say manure also. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक का मैं केवल छोटा सा पोर्शन करवाऊंगी बेटा. वो करवाऊंगी सबसे पहले माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा है जिसके गांव में आसपास में बायोगैस प्लांट उसने देख रखा है? किसी ने भी नहीं देख रखा बेटा? हम स्कूल में देखा था. कौन से स्कूल में बेटा? संस्कार भारती में, जो नंगली लाई के. हाँ सही है, संस्कार भारती वालों ने बना रखा है बेटा बायोगैस प्लांट. वो बिल्कुल हॉस्टल वालों के बच्चों के लिए वो लोग यही करते थे. उनकी खुद की गाय होती थी, उसी का ही दूध और उन्हीं का ही बायोगैस प्लांट. अक्षय ने तो भाई घाट घाट का पानी पी रखा है, हर स्कूल में गया है. नहीं अक्षय तू? हम ज्यादातर तो. हाँ सही है, अच्छी बात है. जितने ज्यादा स्कूल में जाओ उतना ही अच्छी रहती है. अपन को हर तरह की चीजें पता लगती है, नए फ्रेंड्स मिलते हैं. सूरज में भी गया है, संस्कार भारती में भी गया है, कोटा भी होके आ गया, अपने स्कूल में भी आ गया, बचपन में भी किसी और स्कूल में होगा, शायद कैम्ब्रिज में होगा, है ना. खैर, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत के पैराग्राफ में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं. सबसे पहली चीज क्या आती है कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वी आर यूजिंग सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट. हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are used for controlling pest. अब बेटा पेस्ट जो होते हैं कन्वेंशनल मेथड के अनुसार अगर हम देखें कि जो यूजुअली फार्मर्स यूज करते हैं, कन्वेंशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट, कि मोस्टली फार्मर्स पेस्ट को कंट्रोल, पेस्ट मतलब अभी उस दिन स्नेह ने अपना स्टेटस डाल रखा था, इनके गांव में टिड्डियां आ गई थी. तो टिड्डियां आ गई थी तो टिड्डियों को उड़ाने के लिए एक सबसे कन्वेंशनल मेथड होता है कि ढोल थालियां बजाओ. जितनी ज्यादा साउंड करोगे, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन की साउंड करोगे, वो उतनी ही कम वहां पे ठहरेंगी. तो यूजुअली जब टिड्डी दल का अटैक होता है तो पूरे गांव में ये कहा जाता है कि सब लोग थाली लेके या कोई भी चीज लेके और उसको बजाओ, बहुत तेज तेज बजाओ, जितना ज्यादा तेजी से बजा सकते हो. तो वो उड़ जाती है बेटा. तो इनके भी वो थालियां ही बज रही थी, सारे बच्चे बजा रहे थे. तो खैर हम बात करें कि कन्वेंशनल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट क्या होता है, तो यूजुअली सबसे इजी मेथड फार्मर्स अपनाते हैं. आजकल की बात कर रही हूँ, 1947 से पहले तो सब लोग बायो कंट्रोल एजेंट ही यूज करते थे. आजकल सब लोग क्या यूज करते हैं? पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड क्या होते हैं बेटा? केमिकल. वो केमिकल विच किल द पेस्ट. अब वो पेस्ट को नहीं किल कर रहे हैं, एक्चुअली दे किल द इंसेक्ट्स. पेस्टिसाइड्स आर दोज केमिकल विच कैन किल द इंसेक्ट. इसीलिए ये पेस्टिसाइड्स को हम सिंपली
इंसेक्टिसाइड भी कहते हैं। अब बेटा पेस्टिसाइड पेस्ट को किल कर रही है, इनके अंदर क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि विच इज अ गुड इंसेक्ट और विच इज अ बैड इंसेक्ट। पेस्टिसाइड अगर डाला तो वो अच्छे इंसेक्ट को भी मारेगी, खराब इंसेक्ट को भी मारेगी। यानी पेस्टिसाइड कैन किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। दोनों को किल करेंगी, हार्मफुल को भी करेगी और यूजफुल को भी करेगी। बेटा हार्मफुल इंसेक्ट किल हो रहा है, गुड, लेकिन यूजफुल इंसेक्ट किल हो रहा है, दैट इज नॉट गुड। तो बेटा यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए पेस्टिसाइड अच्छी चीज नहीं है। अब सिंपली चीज आती है कि those farmers which do not use insecticide, pesticide और fertilizers, वो फार्मर्स जो ना तो इंसेक्टिसाइड यूज करते, ना पेस्टिसाइड यूज करते, ना वीडीसाइड यूज करते, ना फर्टिलाइजर्स यूज करते, उनको कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मर्स, और उस खेती को कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आप लोग किसी बड़े मॉल में जाओ, हाइपर सिटी वगैरह में जाओ, तो वहां पे आपको दाल वगैरह, चावल, मतलब जितना भी जो सीरियल, पल्सेस, ये सारे हैं, स्पाइसेस, दो सेक्शन मिलते हैं बेटा। एक सेक्शन होता है नॉर्मल और एक सेक्शन होता है ऑर्गेनिक। उधर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलती है। अगर नॉर्मल दाल 100 रुपए किलो है तो ऑर्गेनिक दाल आपको 300 350 रुपए किलो मिलेगी। ऑर्गेनिक अगर आपको कोई भी जैसे आप चावल ले लो, नॉर्मल चावल आपको अगर 100 रुपीज केजी मिल जाएंगे, तो ऑर्गेनिक चावल आपको 300 रुपीज केजी मिलेंगे या 400 रुपीज केजी मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मर are those farmer which grow the crop without the use of insecticide, pesticide, weedicide और fertilizers। यानी जो केमिकल्स को, मैन मेड केमिकल्स को यूज ना करते हुए जो खेती करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब सबसे पहले चीज आती है कि भाई हम पेस्टिसाइड यूज क्यों ना करें। मैंने ये नहीं पूछा क्यों करें, क्यों नहीं करनी चाहिए पेस्टिसाइड यूज। तो पहला तो आता है कि इट किल बोथ द यूजफुल एंड द हार्मफुल इंसेक्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग चीज आती है कि इट डिस्टर्ब इकोसिस्टम। ये क्या कर देता है बेटा, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। अब एक चीज याद रखना, कोई भी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा टाइप की स्पीशीज मिलेगी, वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। मैं इसको सिंप्लीफाई में लिख रही हूँ, मोर द स्पीशीज या मोर द स्पीशीज या डाइवर्सिटी, मोर स्टेबल द इकोसिस्टम इज। जितनी ज्यादा तरह की वैरायटीज की स्पीशीज होंगी, वो इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। एक सिंपल सी चीज है बेटा, अगर एक ही जना, जैसे एक मैं सिंपल घर का एक एग्जांपल दे दूं। वैसे तो घर में क्या होता है ना कि एक मदर, मम्मी ही होती है घर में जो मल्टीटास्कर होती है, सारे काम करती है। खाना बनाएगी तो मम्मी बनाएंगी, झाड़ू पोछा है तो मम्मी करेंगी, डस्टिंग है तो मम्मी करेगी, अगर बाजार से कुछ सामान लेके आना है तो भी मम्मी लाएंगी, तुम्हारी कोई बटन वटन टूट गया है, शर्ट वर्ट इधर उधर से फट गई है तो उसको भी ठीक करेंगी तो मम्मी करेगी। और भी कोई काम हो गया, छोटे बच्चे थे तो मम्मी पढ़ाती थी, अगर स्कूल भी छोड़ के आना है तो मम्मी छोड़ के आएंगी, और मतलब ये सारे काम मम्मी करती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि घर में अगर 10-20 मेंबर हो, 10-12 मेंबर हो, जैसे पहले जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी। पहले जॉइंट फैमिली स्टेबल क्यों होती थी बेटा,
पहले जॉइंट फैमिली स्टेबल क्यों होती थी? क्योंकि वहां पे सबका काम डिवाइडेड था। क्या काम डिवाइडेड था? कि भाई इस बंदे को खाना बनाना है तो वो केवल खाना बनाएगा, वो बर्तन झाड़ू पोछा इसका काम नहीं करेगा। जिसका झाड़ू का काम है वो केवल झाड़ू झाड़ू लगाएगा पूरे दिन भर में, उसका और कोई काम नहीं है। जिसका काम है कि भाई बच्चे हैं घर में बहुत सारे, तो उन सारे बच्चों को नहलाने धुलाने का काम एक जने का रहता है। कुएं से पानी भर के लाने का काम 2 जनों का कर देते थे। कुएं से पानी भर के लेके आएंगे जो शादी के पास, तो मेरे 2 चाचा जी और एक मेरे पापा, तो टोटल 3 लोग हो गए। 3 मेरी मम्मी, दोनों चाची, 3 लेडीज हो गई बेटा। अब माँ तो माँ है, दादी है, और हम बहुत सारे बच्चे हो गए, सबके 3-3 बच्चे। तो अब आप सिंपली देखो कि 9 तो बच्चे हो गए, 6 जने मम्मी पापा हो गए, एक माँ हो गई, बहुत सारे लोग हो गए बेटा। अब उसमें अगर मैं कोई ये कहता कि भाई मेरी चाची हर सुबह खाना भी बनाए, वो झाड़ू भी लगाए, वो पानी भी भर के लाए, वो बच्चों को भी नहलाए, कपड़े भी धोए, तो मेरी तो चाची पागल हो जाती। क्या होता था? झाड़ू लगाने का काम मेरी माँ करती थी, मेरी दादी, वो पूरे घर में झाड़ू लगाती थी। ठीक है। पानी लाने का काम पहले मेरी चाची हर का था, लेकिन फिर खाना बनाने का भी काम चाची हर का था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि कोई ऐसा करो, तुम खाना बना लिया करो, पानी का अरेंजमेंट हम कर देंगे। तो हम में कौन आया बेटा? मेरी मम्मी के हम 3 बच्चे थे, मेरे दोनों भाई बड़े थे। तो मेरे दोनों भाई बड़े थे ना, वो जाते थे कुएं पे पानी खींचने के लिए। वो पानी खींचते थे और चाची और वहां से मटका भर भर के लेके आती थी। फिर धीरे धीरे मेरे को भी एक छोटी मटकी दे दी जाती थी, फिर मैं भी वो भर के लेके आती थी। तो डिवाइड हो गया, मम्मी सबके बच्चों को नहलाती थी, तो सबको वो कुएं पे ले जाके बिठा देती थी, छोटे छोटे बच्चों को, और वहां पे वो भाई खींचता जाता था पानी और नहा लेते थे। एक चाची थी वो खाना बनाती थी, और दूसरी चाची थी वो सारे घर के बर्तन धोती थी। तो इस तरह से काम डिवाइडेड है। डिवाइडेड है तो जितना, और पापा हर का क्या काम होता था? बाजार से कोई भी सामान लेके आना है तो वही लेके आएंगे। जब मोर द स्पीशीज स्टेबल द इकोसिस्टम, लेस द स्पीशीज अनस्टेबल द इकोसिस्टम। जितनी ज्यादा तरह की स्पीशीज होगी, इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। अब एक चीज और आती है बेटा कि इस अर्थ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज है। अब आप ये सोचो कि कोई एक चींटी है ना, कोई एक इंसेक्ट है। आप ये कहो कि मैम ये चींटियां सारी इस धरती से खत्म हो जाए तो मेरे क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर एनिमल जो इस अर्थ पर प्रेजेंट है, हर वो प्लांट और एनिमल, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उस एनिमल या प्लांट की एक इंट्रिंसिक, ये समझने की कोशिश करना, इंट्रिंसिक वैल्यू। मैम फूड चेन तो डिस्टर्ब होगी इससे। हाँ, वो तो वही मैं बताने जा रही हूँ ना कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। हमारे लिए उसका कोई नुकसान, हमारे लिए उसका कोई फायदा नहीं है, हमारे लिए उसका कोई असर नहीं है, लेकिन उसकी खुद की वैल्यू होती है। जैसे अगर आप ये देखो बेटा, कितने सारे लोग हैं, अगर कोई XYZ मर जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बता भी दे रहे वो मर गया तो हम कहते हैं अरे ये तो बड़ा दुख हुआ। जैसे सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुसाइड कर लिया, हाँ भाई दुख हुआ, लेकिन उससे हमारे ऊपर कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन उनकी फैमिली पर क्या असर हुआ? या अगर कोई उस फैमिली का अर्निंग मेंबर है वो, उसकी डेथ हो जाए तो उस फैमिली को पता लगेगा बेटा। तो ऐसे ही इकोसिस्टम में हर एनिमल की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू उसके फैमिली मेंबर को या उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको पता रहता है। तो सिंपली हम कहें कि अगर एक भी स्पीशीज अगर किल हो जाए या एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उस स्पीशीज के प्रेडेटर और पैरासाइट, क्योंकि हर स्पीशीज के पैरासाइट भी होते हैं, हर स्पीशीज के प्रेडेटर भी होते हैं। तो उन प्रेडेटर्स को खाना नहीं मिलेगा, उन पैरासाइट्स को वो
नहीं मिलेंगे होस्ट, तो इनकी भी डेथ हो जाएगी। इनकी डेथ होगी तो इनके ऊपर दूसरे डिपेंडेंट रहेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम इंसेक्ट्स को कंप्लीटली इरेडिकेट करते हैं तो पूरी की पूरी क्या डिस्टर्ब हो जाती है, फूड वेब, केवल एक चेन नहीं, पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मर दे नेवर वांट टू इरेडिकेट द पेस्ट। ये क्वेश्चन आता है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मर नेवर वांट टू इरेडिकेट द पेस्ट बट दे वांट टू कीप द पेस्ट एट मैनेजेबल लेवल। चलो मैं क्लास ओवर करती हूँ, 8 बजे